हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किए थे रदरफोर्ड मॉडल को लेके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पढ़ना है क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्यों पढ़नी है ये यहाँ पर? क्योंकि आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, और वो दो चीज़ें क्या थी कि हम लोग ने डिस्कशन किया था वेव के नेचर के ऊपर। एक था पार्टिकल नेचर और एक कैसा था, वेव नेचर। होपफुली याद आया होगा। सो उसी के बाद वेव नेचर हम लोगों ने वहां उस सेशन में पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हमें 1 to 1 प्रोसीड करना है कहाँ, पार्टिकल नेचर की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल नेचर के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था, मिस्टर प्लैंक। तो उनकी थ्योरी हमें यहाँ पर पढ़नी है जस्ट टू लर्न अबाउट व्हाट, अबाउट द होल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू सेशन। आइए, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके डिस्कवरर कौन थे, मिस्टर मैक्स प्लैंक। कब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, 1858 टू 1947 इनका इसके ऊपर रिसर्च चला। इसमें इन्होंने सबसे पहले तो इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। होपफुली नहीं पूछी जाती है, बट वंस इन अ वाइल कभी भी एग्जामिनर का जो मूड है ना, वो कहीं भी स्विच कर सकता है। और उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसर्चर्स जो थे वो कितने ज़्यादा नॉलेजेबल थे, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ ऐसे ही नहीं मिले हैं। तो देखिए, जो मिस्टर मैक्स प्लैंक थे वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने पीएचडी रिसीव की थी कहाँ पर, फिजिक्स के अंदर। और इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ये देखिए, ये है ये जनाब, ठीक है। कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इन्होंने इस चीज़ को किया था। किसको, पीएचडी, अपना पीएचडी उन्होंने वहाँ से किया, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि अपने गुरु रहे, गुरु 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 के भी गुरु, पूर्वज गुरुओं में से हैं ये। तो आप देखें, इन 1888 ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये इनके बारे में है। इनके बारे में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि जनाब ने कहाँ अपने को पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या क्या पार्ट किया, तो वो पढ़ना है। बट फिर भी एक बार के लिए देख लो। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1918 में, क्वांटम थ्योरी के लिए। किस चीज़ के लिए, क्वांटम थ्योरी के लिए इनको 1918 में नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्डेड हुआ। देन प्लैंक आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन थर्मोडायनामिक्स। चलो, हो गई सारी बात उनसे रिलेटेड। हमें उन्हीं की बायोग्राफी नहीं देखनी है, हमें देखना है अपना कॉन्सेप्ट। तो अब आ जाते हैं अपने पार्ट पर, जहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहले एक बार फिर से एक री-रिवाइज सेशन डाल रही हूँ, तो सुनो ध्यान से छोटी सी बात। क्या कहूँगी, पहले कल वाला पार्ट थोड़ा सा याद रख लो, फिर आ जाओ इधर। कल मैंने क्या कहा था, मैक्सवेल, कल पूरा डिस्कशन मैक्सवेल के ऊपर हुआ था। उसमें क्या पढ़ा था, वेव नेचर। यही पढ़ा था, वेव नेचर। और क्योंकि मिस्टर प्लैंक, तो इन्होंने क्या दिया, पार्टिकल नेचर। यही डिस्कशन करना है आज के सेशन में। अब देखो, ये बात तो ठीक है, और इसको लर्न करने की भी ट्रिक क्या है, एम को जस्ट उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू, लो याद हो गया, कभी भूलोगे ही नहीं कि मैक्सवेल ने कौन सा क्या दिया था, वेव नेचर के बारे में किसने बात की थी, मैक्सवेल ने। और इनको कैसे याद रखोगे, पी फॉर प्लैंक, पी फॉर पार्टिकल, तो ये लो पीपी। अब भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से शॉर्टाइज कर लिया हमने। यहाँ तक तो ये बात हो गई। वेव नेचर में हमने सारी चीज़ देखी और हमने देखा कि ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स के अंदर उन्होंने, चलो नॉर्मल चीज़ें तो उन्होंने क्लियर कर दी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी थी। और मेजर ड्रॉबैक उनका क्या था कि वो स्कैटरिंग को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाए थे, इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट की बात की थी। होल ओवर डिस्कशन हमारा EMR से स्टार्ट हुआ था। होपफुली याद आ गई होगी चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके। तो चलो शुरू करें अपना पार्टिकल नेचर, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली, means discontinuously, in the form of small discrete packets of energy। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अब मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है कि अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि हमें थ्योरी पे तो ये लिखी है, अब तुम्हें समझ में ज़्यादा कब आएगी, जब मैं उसको आपको एलैबोरेट करूँगी। तो सुनो बड़े ध्यान से। इन टर्म, इनका शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जब आप घर में, आपको भूख लगती है,
नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल से समझो। आप घर में हो या कहीं भी हो, आपको भूख लगी है। कई बार होता है ना, यार भूख लग रही है बट बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, छोटी छोटी भूख लग रही है, मतलब थोड़ा कुछ खाना है, हल्की भूख। बात समझ में आती है? सो दोज आर व्हाट? एनर्जी पैकेट्स। वी रिक्वायर सम एनर्जी पैकेट्स। मतलब कि एनर्जी पैकेट यहाँ अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा मतलब क्या है कि स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में वो पैकेट्स हैं, लेकिन वो पैकेट्स कर क्या रहे हैं? एनर्जी किस फॉर्म में आपको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। यानी एक एनर्जी पैकेट निकला, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा पैकेट निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। ये सारी चीज़ कैसे समझोगे? अभी मैं डिस्कस करूंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अप्लाई करके। पहले मैं रिलेट करा रही हूँ इसको बेसिक टर्म से। तो बात समझ में आ रही है? वो जो छोटी छोटी भूख की रिक्वायरमेंट होती है, तो नाउ वी नीड व्हाट? इन द टर्म ऑफ छोटी छोटी भूख वी रिक्वायर सम एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, उन एनर्जी पैकेट से हमें लिटिल अमाउंट में फूड मिल जाता है और हमारा पेट भर गया। फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, फिर से वो एक छोटा पैकेट लिया, फिर से कुछ खाया, फिर नॉर्मल। तो ये है स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। अब यहाँ उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम, और यू कैन से क्वांटा। ये एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं क्वांटा। ठीक है, और ये एनर्जी पैकेट्स हैं किसके? फोटॉन्स भी आप इनको कह सकते हो, किसी भी नेम से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, बात समझ में आई यहाँ तक? तो चलो, इन केस ऑफ अ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। अब यहाँ हमको जब वेव नेचर के बाद पार्टिकल नेचर की तरफ प्रोसीड करना है, और अभी मैंने कहा कि होल ओवर डिस्कशन कहाँ चल रहा है? लाइट के ऊपर। EMR में हमने पढ़ा। तो यहाँ ये पैकेट्स जो हैं, स्मॉल पैकेट्स एनर्जी के, क्या कहलाएंगे? फोटोन। व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ लाइट। तो ये बात भी समझ में आ गई। इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ये बात तो हमने अभी पढ़ ही ली। चलो, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये बात क्या कहा है? जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। तो चलो यहाँ तक आते हैं। उससे पहले एक बार एक कॉमन एग्जाम्पल से मैं इसको तुम्हें फिर से समझाती हूँ, ये एनर्जी पैकेट कैसे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक, फिर से गन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, वो बेस्ट है समझाने के लिए। फूड से तो आ ही गया समझ में। बनाऊँ मैं एक पिस्टन, छोटी सी पिस्टल बनाती हूँ, होपफुली कि थोड़ी ठीक ठाक बन जाए। ये लो, ठीक है, मान लो कि ये कोई पिस्टल है और यहाँ से ये बुलेट्स 6 बुलेट वाली है, तो 6 ही बना लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 बुलेट्स हैं। अब इन 6 बुलेट्स के आगे कौन खड़ा है? मान लो कि ये 6 बुलेट्स के आगे खड़ी हूँ मैं। मेरे को ही मान लो तुम, मैंने ही आजकल दिमाग ख़राब कर रखा है ना। ये खड़ी हूँ मैं। अब मुझे किसी ने मेरे को डराया, धमकाया या कुछ भी कहा, तो उसने बोला कि भाई मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, अब एक तो है उसके पास पिस्टल, जिस पिस्टल के अंदर क्या है? 6 गोलियां। अब ये 6 गोलियां मान लो तुम्हारी एनर्जी पैकेट्स हैं। समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ मैं खड़ी हूँ, जब ये पिस्टल से चली हैं तो 1 to 1 टक 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 ये चली है और एक फोर्स से ये मेरे पास आ रही हैं। अब ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, या तो वो सलमान खान वाली मूवी में, कौन सी मूवी थी वो, शायद टाइगर जिंदा है, उस मूवी में कि बुलेट आ रही है, यहाँ से बुलेट आ रही है, जब तक सलमान खान का उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो वो बुलेट आ ही रही है, अभी तक लगी नहीं है। और जैसे ही सलमान खान जी उसकी तरफ देखते हैं, उसने ऐसे सिर किया, बुलेट टक। अब तुम देख रहे हो टेक्नोलॉजी। काश तुम सोचो, अगर ये सुपरविजन जो है, ये टेक्निक जो है सलमान खान की जो थी, ये टेक्निक अगर अपनी पुलिस के पास पहुंच जाए तो कितना इजी है सारी चीज़ें मैनेज करना। कितने टेररिस्ट अटैक हो जाओ, जब तक तुमने बुलेट ने नहीं देखा, जब तक बुलेट तुम्हारे पास आती ही रहेगी। मजाल की बुलेट तुमसे टकरा जाए और जैसे ही तुमने देखा बुलेट आ रही है, तुम यूँ हुए, बुलेट निकल गई, बस क्या था। तो ये तो मजाक की बात। चलो, इसके बाद अब तुम देखो कि ये एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में अब दूसरी मैं बना रही हूँ एक स्टैंड गन। देखना भाई, जिसके अंदर होती है क्या?
कॉइलिंग। अब ठीक है, मेरे को स्टैंड गन पता नहीं एग्जैक्टली होती कैसी है, ठीक है। अब लेकिन इस स्टैंड गन से ये देखो तुम, इससे कैसे निकलेंगी गोलियां जो मुझ तक जा रही है, ठक 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 एक साथ निकलती हैं। यही सीरीज रहता है। अब ये भी एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही जा रही हैं यहाँ, ये भी क्या है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही है। तो आपको इस बात से क्या समझ में आया कि ये जो भी फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ले लो, ये वाला फॉर्म ले लो, ये मुझ तक आ रहे हैं। एक का सोर्स क्या है, थोड़ा सा स्लो, एक क्या है, एक साथ ठक करके। तो जब ये ठक करके आएगी ना, पार्टिकल नेचर की बात चल रही है, बात ध्यान रखना, जैसे ही ये फोर्स एक साथ इस पे फोर्स लगेगा और ये फटाफट से मेरी तरफ आएंगी, तो ये जैसे ही मुझ में लगी, जैसे ये वाला मान लीजिए, ये मुझ में लगना शुरू हुई, तो मेरा क्या हुआ, घायल होना शुरू, और थोड़ी देर बाद जयराम जी की यही वाला पार्ट होगा। अब यही काम जब कहाँ होता है, स्ट्राइक करती हैं ये किसी मेटल शीट पर, और ये मेटल शीट कौन है, ये यहाँ से आपको कोई सोर्स प्रोवाइडेड है, यहाँ से आपका जब जैसे ही ये एनर्जी पैकेट्स निकलना शुरू हुए, ये एनर्जी पैकेट्स निकले, इस सोर्स से टकराए, इन्होंने यहाँ से टकराते ही क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी पैकेट गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला आएगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये आएगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है कि एक एक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। लेकिन यहाँ जब ये एक साथ जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी ये बुलेट्स वाला ये बताया, जब ये एनर्जी पैकेट्स एक फ्लो में जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, एकदम से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करते ही यहाँ क्या जनरेट होगा, स्पार्क। बात आ गई समझ में? स्ट्राइक करते ही यहाँ क्या जनरेट होगा, जैसे ही ये एक साथ एक हैवी फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ जनरेट हो रहा है स्पार्क। और यही है डिफरेंस जो आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को लेके, कि भाई फ़र्क क्या है। दोनों चीज़ लाइट में पढ़ी जा रही हैं, दोनों EMR के लिए पढ़ी जा रही हैं, दोनों को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, एक तो स्लो मोशन में है, ठीक है, तब जाके गई एनर्जी पैकेट, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बात खत्म। दूसरा क्या है, एक साथ वो फोर्सफुली जा रही है, और जैसे ही वो जाएंगी स्ट्राइक करेंगी, जब जब वो स्ट्राइक करेंगी दे जनरेट अ स्पार्क। सो दिस इज योर होल व्हाट, पार्टिकल नेचर। तो बात समझ में आ गई? भूलो अगर इससे भी तो ये याद आ जाएगा कि मैम में गोलियां पड़ रही थी, एक तो धीरे धीरे, मैम धीरे धीरे घायल हो रही थी, एक मैम में फट से पड़ी और ख़त्म। आगे बात समझ में? और मैम जैसे ही ख़त्म हुई तो वो सडन शॉक जो मेरा स्पार्क था वो क्या थी, चीख, मेरी चीख। चलो आ जाओ अब बैक टू थ्योरी। अब थोड़ी सी थ्योरी सुन लो, क्या कह रही है थ्योरी, ये बात तो आपने समझ लिया। अब द एनर्जी जो है ईच क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कल ही समझाया था, कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रिक्वेंटली, बार बार, लगातार, ये लो बार बार लगातार। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यहाँ E आपको पता है क्या हो सकता है, h न्यू। और इसी E की अगर मैं बात करूँ तो आपने लिख दिया SC बाय लेमडा, ये हमें सारी चीज़ पता है, और न्यू क्या है, C बाय लेमडा, तो आपने जस्ट इसको लिख लिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ कहा जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h। दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है जो बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में काम आएगी। दिस इज 6.62 इंटू 10 रेज टू की पावर -37 किलो जूल पर सेकेंड, सॉरी नॉट पर सेकेंड, सेकेंड। 6.62 इंटू 10 रेज टू की पावर -37 किलो जूल सेकेंड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये तो है किलो जूल में, किलो हटा दो, सिर्फ जूल में चेक करनी है, -34 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है अर्ग में तो क्या होगा, 10 रेज टू की पावर -7 जूल। व्हाट डज इट मीन कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू की पावर -7 अर्ग। ये यूनिट्स का कन्वर्जन भी याद रखना है, तो होल ओवर हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 रेज टू की पावर -27 अर्ग सेकेंड। ये लो, तीनों फॉर्म में याद रखनी है। चलो क्लियर है बात, आगे चलूं, हो गया बुलेट सोप। आओ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम।
अब ये बात तो ठीक है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसका, उन क्वांटम्स की एनर्जी का। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। यहाँ एन आपका क्या हो गया, इंटीजर, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटम। फिर इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं सेम फॉर्मुलेशन में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा और इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सेम फॉर्मुलेशंस हैं, बस हमने अब यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल को भी ऐड कर दिया। चलो इसके बाद एक चीज़ पढ़ते हैं, वो क्या है, ब्लैक बॉडी। बात सुनना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें पता है द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो एमिट भी करती है और अब्जॉर्ब भी करती है सारी की सारी रेडिएशंस को, उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी। तो इसमें कंफ्यूजन का तो सीन ही नहीं है, कैसी भी रेडिएशन हो, किसी भी सोर्स की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो, सबको एमिट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो अब आओ, इतना सही पार्ट था जो जस्ट इसका जनरल टर्म पढ़ना था। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये, अभी जो मैंने बुलेट्स वाली बात की वो सेम यहाँ मैं एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में समझाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनना इस वाले पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रही हूँ मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1887 में मिस्टर हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होते हैं सर्टेन मेटल से। इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि आप इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स यहाँ हो सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट। पूरा अभी डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी। इन्होंने कहा मिस्टर हर्ट्ज ने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट होते हैं सर्टेन मेटल से, और वो जो मेटल प्लेट है सर्टेन, वो या तो रुबिडियम की हो सकती है, पोटेशियम की हो सकती है, सीजियम की हो सकती है, किसी की भी। और कब होंगे, जब वो एक्सपोज किए जाएंगे एक बीम ऑफ लाइट से। ठीक है, इस फेनोमेनन को उन्होंने कह दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो अब इस इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं, बीम ऑफ लाइट, और जो उन्होंने जो भी बात कही इसको यहाँ हम करते हैं अप्लाई। अब ये दिख रहा है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही ये एक सोर्स है, ये एक डिटेक्टर है मान लो, या फिर इसको समझाऊँ मैं तो सुनो ढंग से, ये क्या है तुम्हारी गन, रिलेट करना, गन कौन कौन सी, नॉर्मल पिस्टल और मशीन गन, दोनों जो मैंने अभी समझाई थी ना थोड़ी देर पहले, उनको यहाँ रिलेट कर लेना एक बार को। ये है नहीं, जस्ट रिलेट करने को बता रही हूँ, समझना। ये जो निकल रही हैं ये हैं आपकी फॉर एग्जाम्पल बुलेट्स। ठीक है, अब इन बुलेट्स के निकलने का जो कारण है वो यहाँ पर कौन है, टेररिस्ट। वैसे तो मुझे ये लिखना नहीं चाहिए बट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइट सोर्स, हर चीज़ को रिलेट करना जिससे भूलोगे नहीं। और यहाँ कौन बैठी है, आपके डिटेक्टर, यानी कि पुलिस। ये लो, अब सारी रामायण ठीक है, यहाँ जो बैटरी का काम है ये कौन है, ये जो होते हैं मीडिएटर्स या फिर एक्स्ट्रा जो गैंग है उसके मेंबर। ये बैटरी हैं आपके गैंग मेंबर्स। चलो अब देखते हैं सारी बात। और ये है एमिटर क्या कर रहा है यहाँ पर, डिटेक्टर और एमिटर ये दोनों एक ही टीम के हैं, यानी पुलिस एंड सीआईडी। अब समझना मेरी बात कि यहाँ हो क्या रहा है। ये आपका एक मेटल सरफेस है, ठीक है। अब ये मेटल सरफेस से जैसे ही लाइट पड़ रही है, जैसे ही आप सोर्स के थ्रू लाइट पड़ रही है, तो ये जो लाइट है ये क्या है, यहाँ एनर्जी पैकेट्स। क्योंकि हमने अभी कहा कि किस टर्म में ये यहाँ पर निकलेंगे, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इन्हीं को आप क्या कह रहे हो, क्वांटा और फोटोन। क्योंकि फोटोन क्यों कहा,
क्योंकि सोर्स क्या है, लाइट। ठीक है, जैसे ही ये इस मेटल सरफेस पे पड़ रहे हैं, और मेटल सरफेस किस किस की है अभी पढ़ा, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, या सीजियम भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है जो आपका मन करे। ठीक है, बट मेटल सरफेस होना चाहिए। अब जैसे ही ये लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ती है तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, और वो जो एनर्जी है वो है टर्म्स ऑफ फोटोन। अब आपने कहा जैसे ही ये एनर्जी हुई तो ये टर्म्स ऑफ फोटोन जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे ही ये इससे स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करते ही इलेक्ट्रॉन, वन एनर्जी पैकेट वन इलेक्ट्रॉन, अनादर एनर्जी पैकेट अनादर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इसका जो है एक फ्रिक्वेंटली ये चीज चल रही थी। एक बार आपने देखा स्लो प्रोसेस में पिस्टल वाले में, एक बार आपने देखा मशीन गन के प्रोसेस में, हैवीली बम्बार्डमेंट के केस में। तो आपने देखा जैसे ही ये इसे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही स्पार्क करेगी, स्पार्क करते ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। तो ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ अब नोट करनी है वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इस डिटेक्टर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात, कि ये सारे इस डिटेक्टर तक रीच नहीं कर रहे हैं। कि ठीक है, यहाँ से आपने गन वाला काम किया, बंदे को चोट लगी भी, लेकिन अभी इतनी सोर्स से चोट नहीं लगी है कि वो मर जाए। अब उस सोर्स को कंप्लीट करने का काम, डिटेक्टर तक पहुंचाने वाला काम, क्योंकि इसी बीच में आपको फटाफट से खबर मिल जाती है पुलिस को, और वो पुलिस को खबर पहुंचाने वाले कौन है, ये गैंग मेंबर्स, कि सर वहाँ ऐसे ऐसे बात हो गई। अब ये जो गैंग मेंबर्स होते हैं इनमें आप हमेशा देखिए कुछ मेंबर्स इस फील्ड के भी रहते हैं, जो उसमें जो भी काइंड ऑफ ट्रेजिडी या जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी होते हैं, और वो इधर के भी मेंबर होते हैं, दोनों तरफ के मेंबर्स होते हैं। ये गैंग मेंबर्स यहाँ से फटाफट से पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में देते हैं कि दे प्रोवाइड सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ बैटरी बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही यहाँ बैटरी से करंट सप्लाई होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक रीच करना शुरू करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिटेक्टर तक तो आ रहे हैं यहाँ तक, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिटेक्टर तक आएंगे तो आप 1 to 1 फाइंड आउट कर लोगे भाई उसके एनर्जी लेवल्स को। यहाँ बात ठीक है, लेकिन अभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स रीच नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमारा काम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि किसी के पास 150 रुपये हैं, समझना इस चीज़ को भी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे हैं डिटेक्टर तक और कितने नहीं। किसी के पास 150 रुपये हैं और उसके पास खर्च करने की सिर्फ इजाज़त 100 रुपये की है, तो क्या वो उस 150 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में ले पाएगा? और बार्गेनिंग तो वहाँ है ही नहीं। तो यानी कि वो उस चीज़ तक पहुँचने में अभी भी क्या है, कंफर्टेबल है ही नहीं। कंफर्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वो चीज़ पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी। वो क्या करेगा, बोलेगा चल भाई ठीक है मेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो तू मुझे कुछ दे दे, 100 रुपये की कर दे। तो यानी मैं अगर कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतनी एनर्जी थी लेकिन इसको यूज़ 100 ही करनी थी तो ये यहीं तक पहुँचा। इसी की जगह अगर मैं कह रही हूँ कि एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन जी चले, उनके पास कुछ 120 की थी तो वो यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक आके वो भी रुक गए क्योंकि वो भी डिटेक्टर तक रीच नहीं कर पाए। तो इसका मतलब डिटेक्टर तक कौन पहुँच पाएगा? जो पूरी 150 की, जिसके पास पूरा जोन होगा यहाँ तक पहुँचने का, यानी कि हैवीली सोर्स होगी, हैवी बैकग्राउंड होगा। वो कहेगा कि भाई साहब मेरे को तो पहुँचना ही पहुँचना है डिटेक्टर तक। वो नहीं कह रहा है, ये सोर्सेस पहुँचा रही हैं दिस इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको इन शॉर्ट समझ में आया कि बैटरी का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक नहीं पहुँच पाते उनको धक्का दे के वहाँ तक पहुँचाना। जैसे कि आप असेंबलीज़ में देखते थे, स्कूल असेंबलीज़ में जब लाइन लगती थी, चेकिंग होती थी नेल्स एंड ऑल की, तो आपको डर लगता था कि आज तो मैं पिटने वाली हूँ और आप आगे नहीं बढ़ते थे, तो आपके पीछे वाला बंदा क्या करता था, पुश करता था, कुछ चलना यार आगे। ये काम यहाँ कौन कर रहा है? ये बैटरी। तो ये बैटरी इसको पुश करती है, डिटेक्टर तक रीच करते हैं, इसके थ्रू आप एमीटर में इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये है होल ओवर प्रोसेस किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब बताओ समझ में आया नहीं? कितना ईजी तरीके से मैंने ये आपको पूरा की पूरा समझाया। क्या किया? लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगी, मेटल सरफेस में याद रखने हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही इजेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन।
एनर्जी पैकेट है और वो लाइट क्या है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में जा रहा है, जिसको आप क्वांटा और फोटोन कह रहे हैं। फोटोन कह रहे हैं लाइट की टर्म्स में। जैसे ही ये इजेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, जैसे ही स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगाएंगे, जिससे ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक पहुँच जाएं, डिटेक्टर तक पहुँच पाएँ। बात समझ में आ गई? तो ये लीजिए, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो। द रिजल्ट्स जो ऑब्जर्व होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सोर्स एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। ये लीजिए, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एंड द इजेक्शन ऑफ द लाइट। मैंने वही कहा कि जैसे ही टकराएंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। ये लाइट, ये आपकी मेटल प्लेट जैसे ही टकराए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। यहाँ से लाइट सोर्स आ रही थी, ये आई, इससे टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर। ये आई, इससे टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर। ये आई, इससे टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर। और ये किस टर्म्स में थे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये लीजिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। For each metal there is a characteristic that is minimum frequency nu naught, also known as threshold frequency। अब आप सुनिए, ये threshold frequency का क्या काम है यहाँ पर। इन्होंने कहा है minimum frequency। अब एक चीज़ बताओ, threshold frequency समझाती हूँ बेसिक टर्म में। समझना, किससे डिनोट कर रहे हो, न्यू नोट से। अब एक चीज़ बताओ, ये हमारा कोई रूम है, ठीक है। अब कोई रूम है तो यहाँ से, रूम से जब आप कोई छोटा बेबी होता है या फिर नॉर्मल चीज़ ले लीजिए, पानी, एक रूम है और इसके साथ ही ये दूसरा रूम है। अब दोनों के बीच में ये जो है, ये वॉल नहीं, जो नीचे फ्लोर बाउंड्री होती है वो है ये। अब उसके बीच में हमारी कोई बाउंड्री ऐसी बनी नहीं है जो हाइटेड हो। तो आपने यहाँ पर अगर रूम वॉश करना है तो आपने फटाफट से पानी की बकेट फैलाई, ये लीजिए, और क्या होगा, दोनों चैम्बर्स में पानी इक्वली चला गया, इक्वली या जैसे भी, एज पर द मोड ऑफ ढलान, यानी कि स्लोपी मोड। अब यहीं पर अगर आपने देखा कि ये जो रूम था, यहाँ चौखट बनी हुई है। चौखट तो समझते हो या नहीं समझते? घरों में सबने देखा होगा, नहीं जानते तो बेटा मैं बता देती हूँ। चौखट इज़ काइंड ऑफ कि जैसे आपका गेट है, दरवाज़ा है, दरवाजे में नीचे की तरफ एक बाउंड्री बनी होती है, थोड़ी उठी हुई सी। पुराने घरों में होती थी, नए घरों में अब नहीं होती। थोड़ी सी उठी सी बाउंड्री बनी हुई होती थी, उसको कहते हैं चौखट। तो यहाँ जो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो ये है ना, ये एग्जैक्टली आपकी चौखट ही है। ये लो, ऐसे समझ लेना, क्या है ये, चौखट का काम करती हैं यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ कहते हैं मिनिमम फ्रिक्वेंसी, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो इसका काम क्या होगा, यहाँ पर ये चौखट का काम करेंगी, रुकावट का काम करेंगी। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उससे पहले ये थोड़ा सा बीच में आ जाएंगी। ठीक, चलो। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब आपने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, जब आपकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और वो फ्रिक्वेंसी किसकी है, लाइट बाबा की। बात समझ में आई? चलो, तो ये सारी की सारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया अच्छे से। यहाँ जाके आपका ये प्लैंक की थ्योरी भी हो जाती है ख़त्म। हम देखो 1-to-1 थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सवेल क्या दिया था, वेव नेचर, प्लैंक पीपी पार्टिकल नेचर, बस बात ख़त्म। पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ब्लैक बॉडी, जो सारी ऑब्जॉर्व कर लेता है, एमिट कर लेता है, या कुछ, यस एग्जैक्टली सारी। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी नेक्स्ट नए पार्ट के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक प्लीज़ रिवाइज इट वेल। नया पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।